नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। ये है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। सेव नहीं इन्वेस्ट कर हम लेकर आते हैं ताकि हम आपको बता सके कि आप अपने पैसे को केवल बचाएं ही नहीं, उसको आप निवेश पर लगाएं ताकि ये भविष्य में आपकी मदद कर सके। लेकिन फिलहाल कोरोना के इस दूसरे वेव में सभी लोग चिंतित हैं कि अभी उन्हें अपने निवेश का क्या करना चाहिए। इस समय क्या निवेश की स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए। खास तौर पर जब हम शेयर बाजार को देखते हैं तो पिछले कुछ सेशन में लगातार जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, करीब 1000 अंक से टूटे हैं बाजार, बहुत ही वॉलेटाइल भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए क्या सही कदम होगा, और इसे समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ने सुनील सुब्रमण्यम, MD और CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू सो मच मिस्टर सुब्रमण्यम, आपने वक्त निकाला। बहुत कठिन समय है, बाजार में हम दबाव देख रहे हैं। जब भी बाजार में इस तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसे वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशंस नजर आते हैं, तो एक म्यूचुअल फंड निवेशक जो है वो थोड़ा घबरा जाता है। उनके लिए अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अब सोचिए कि पिछले मार्च में क्या हुआ था। कोविड की पहली जो आशा ये आई थी और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इंस्टीट्यूट किया तो स्टॉक मार्केट में भयंकर एक करेक्शन आया था। तो कुछ लोग तब से लेकर कुछ महीने तक रिडेम्पशन करते रहे क्योंकि उनको डर था कि क्या इंडिया की हालत क्या होगी। पर देखिए, उन एक साल में सेंसेक्स की करीबन दुगना बढ़त हो गई है। तो अगर आपने उधर निवेश करके आपने टिके रहे हुए थे तो आपका पैसा डबल हो जाता एक ही साल में। तो मेरी यही सलाह है कि कोविड ऐसी स्थिति जो आती है, आमतौर पर एक 10-15 साल में एक बार ऐसी हादसे आती है। तो अगर जब ये आते हैं तो एक ओवरऑल नर्वस रिएक्शन मार्केट में होता है। तो उससे जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, जो इन्वेस्ट करते हैं, खाली सेव नहीं करते हैं, उनके लिए एक खरीदारी का मौका है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट में स्टॉक के प्राइस जिससे आप लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दो चीजों से उसको साथ, एक होती है कोर में इकोनॉमी की ग्रोथ और जो उनके अर्निंग्स ऊपर चढ़ते या नीचे आते हैं, वो एक रीजन होती है शायद प्राइस के बढ़त के पीछे। सेकंड होती है एक फियर और ग्रीड से लिक्विडिटी जो अंदर बाहर आती है। तो कई दफा ऐसे होती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे मगर मार्केट में माहौल ठीक नहीं है, इसलिए करेक्शन आता है। मगर जैसे ही माहौल ठीक हो जाता है तो ऐसी अच्छी कंपनियों की शायद प्राइस दुगना 3 गुना बढ़ जाती है। तो मैं कहूंगा कि आप इंडिया के भविष्य में भरोसा रखें और ऐसी शॉर्ट टर्म जो हादसा आती हैं उसको आपको जितना जरूरत है पैसा तो वो रखिए, मगर जो आप सेव कर रहे हैं ना उसको खाली बैंक में लगा के सेव कर, क्योंकि बैंक क्या करेगा, उसको आप पैसे दे रहे हैं, वो लेंड कर रहा है मार्केट में, उसमें जो प्रॉफिट है उसमें वो आपको पास ऑन कर रहा है। मगर शेयर मार्केट ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको आपके हाथ में मिल सकता है। तो मैं कहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट जारी रखने के लिए ये सही मौका है। आपको फ्यूचर में इन जो अमाउंट रकम अभी आप निवेश करते हो उसका रिटर्न बहुत बढ़िया होगा। आपके लिए ये चिंता है क्या कि मार्च में हम फिर से पहुंच गए थे वो प्री कोविड लेवल्स पर? लगातार 8 महीने लोग पैसे निकालते रहे, रिडेम्पशन होता रहा म्यूचुअल फंड में, और हम मार्च में वो महीना था जब हमने देखा, एम्फी का डेटा बताता कि हम प्री कोविड लेवल पर थे। लेकिन अब अप्रैल में जिस तरह का मूड बन रहा है, आपको ये फियर है क्या कि लोग पैनिक में निकालेंगे पैसा? मेरे को ज्यादातर लोग ऐसे नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, इंग्लिश में एक कहावत है। एक बार उन्हें पिछले साल में ऐसी स्थितियों में उन्होंने निकाला पैसा और कहीं जो बैंक डिपॉजिट या कंपनी फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया और देखते रहे कि स्टॉक मार्केट की बढ़त, अरे यार मेरे को निकालना नहीं था। तो अब लोग उतने अभी सावधान रहेंगे कि शायद मार्केट 1 या 2 महीने में, जैसे ही अभी गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है कि मई 1 से 18 उम्र के ऊपर, 18 साल के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ऐसी हालत में एक सेकेंड वेव आएगा तो भी उसका असर बहुत कम होगा। सेकेंड चीज, गवर्नमेंट भी लॉकडाउन को अवॉइड करके इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट को कम कराने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट ने भी सीखा है कि इस तरह के हादसे को कैसे हैंडल करना चाहिए। पिछली बार से अभी गवर्नमेंट को भी एक नॉलेज और इंप्रूवमेंट आई है। तो उम्मीद रखिए कि इस बार भले ही कोरोना वायरस की बहुत बुरी हालत आ सके मेडिकली, मगर इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट का इम्पैक्ट
बहुत बढ़िया रहेगा और वो कंट्रोल करेंगे इसका इम्पैक्ट के ऊपर। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि क्या ये मेडिकल क्राइसिस वापस एक इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल सकता है। राइट, तो डरने की अभी जरूरत नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में। हम सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स को वॉच करें, टाइमिंग क्या हो, अब इन दोनों पर बताइए कि क्या ख्याल रखे एक इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमी से कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ती है और कंपनियों की अर्निंग्स उनके शेयर प्राइस में दिखती है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एक अच्छी स्टोरी है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि पेंट अप डिमांड आके सपोर्ट देगा। सेकेंड सेक्टर जिसके ऊपर ज्यादा दबाव था लास्ट ईयर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, क्योंकि एनपीए का डर, मॉरेटोरियम दे रहे थे गवर्नमेंट और आरबीआई। मगर आप देखिए कि बैंकों की हालत बहुत सुधर गई है, उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, उनको सस्ता पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है और आजकल वो भयंकर हाउसिंग लोन को बहुत दबा के दे रहे हैं। 6.75-7% इंटरेस्ट पे हाउसिंग लोन दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास सस्ता पैसा पड़ा है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है, जिसके आने वाले दिन में आप देखेंगे कि उनको उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी द डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट, वो बढ़ सकती है और ये अच्छा सेक्टर है निवेश करने के लिए। मैं कहूंगा कि कंजम्पशन और बैंकिंग के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपको 1.5 साल 2 साल के अंदर ही आपको अच्छा रिटर्न देख सकता है। मगर अगर आपकी सोच लॉन्ग टर्म के लिए है कि आप सोचिए कि मेरे को नहीं 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल के टाइम फ्रेम मेरे को पैसा बनाना है, तो मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश, जो बजट में देखा आपने 35% गवर्नमेंट ने ईयर ऑन ईयर बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा को बढ़ाने की कोशिश की है। सेकंड, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ के कारखाने में लगते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत दरवाजे खोले हैं ताकि वो फॉरेनर्स आके हमारे देश में निवेश करें। तो जैसे कारखाने लगेंगे तो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थिंग्स, कंपनीज को बेनिफिट आएगी। और तीसरी चीज है कि गवर्नमेंट भी चाइना के साथ कंपटीशन में पीएलआई स्कीम लॉन्च किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी नए कुछ 13-15 सेक्टर चुने हैं गवर्नमेंट ने, जहां पे अगर कोई फॉरेनर आके यहाँ फैक्ट्री सेटअप करता है उसको 5 से 6% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो नेचुरली ये सब्सिडी को देखकर बहुत फॉरेनर्स भी आके यहाँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सैमसंग, एप्पल, उनके सप्लायर्स यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं चाइना से। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, अगले 2-3 साल में इसको तेजी पकड़कर ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होगी। मगर ऐसे फैक्ट्रीज को लगाने में पहली चीज आपको चाहिए सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, ऐसे चीजों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेगमेंट्स में आप लॉन्ग टर्म पैसा निवेश करेंगे। और यहाँ पे मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ सब बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स है, बड़े बड़े कार्यक्रम है, तो टाइम लग सकता है। तो मैं कहूंगा कि आप लमसम में निवेश मत कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप एसआईपी के थ्रू धीरे धीरे लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा एक, जो मैं कहता हूं वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से, वो हो सकता है। तो 3 थीम जो सुनील जी बोल रहे हैं, एक कह रहे हैं कि कंजम्पशन की एक थीम है अच्छी, दूसरी है बैंकिंग और तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए। सुनील जी, मुझे ये बताइए कि म्यूचुअल फंड में लेकर अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड में भी कुछ बदलाव लोगों को करना चाहिए अपने एक्सपोजर को लेकर के? मैं कहूंगा कि आप मार्केट की डायरेक्शन को समझेंगे तो क्या हुआ है कि पिछले 15 महीने में सेंसेक्स और निफ्टी ने बहुत बढ़त दिखाई है, क्योंकि ज्यादातर एफआईआईज आके निवेश कर रहे थे अपने मार्केट में और वो लोग ज्यादा बड़े कंपनी को ही खरीदते हैं। तो अब की स्टोरी जो रही है अब तक की, वो एक लार्ज कैप की स्टोरी रही है। अगर आने वाले दिन में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मार्च महीने के नंबर से देखिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी शुरू कर दी है, तो अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीदारी करेंगे तो वो एक ब्रॉड बेस्ड करेंगे। सेकेंड चीज ये है कि पिछले साल में मार्केट बढ़ी मगर इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं थी, मगर अब मार्केट में बाइंग भी करेंगे म्यूचुअल फंड, मगर इकोनॉमी की नंबर्स भी अच्छी आने लगी है। तो ऐसी हालत में जब एक ब्रॉडर इकोनॉमी की रिकवरी होती है, तो मैं समझता हूं कि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स की आने वाले दिन में आपको देखिए परफॉर्मेंस लार्ज कैप से बेहतर आने की एक संभावना है और एफआईएस भी जारी रहेंगे। तो मैं कहूंगा कि एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में आप शिफ्ट कीजिए, क्योंकि आपने 12 महीने का रिटर्न या 15 महीने का रिटर्न देके लार्ज कैप फंड्स अच्छे, इसके सभी पैसा आपने लार्ज कैप में लगाया तो शायद आपको कुछ रिटर्न मिस हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि एक ब्रॉड बेस्ड आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे तरह के में निवेश कीजिए। और सेकंड और एक बात है कि इन्वेस्टर की रिस्क एपिटाइट की बात है।
हर इन्वेस्टर को अपना एक रिस्क लेने का कैपेसिटी को जज करने की जरूरत है। इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो रिस्क लेने की एक क्षमता होनी चाहिए आपके पास, मगर अगर वो कम है, थोड़ा आप डरे हुए हैं, एक मॉडरेट रिस्क वाले बंदे हो, तो मैं कहूंगा कि हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी हाइब्रिड, बैलेंस फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पे थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी में, और वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि हाउ मच मैं इक्विटी में डालूंगा, तो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल इन्वेस्टर के लिए वो बेहतर होगी। मैं कहूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड और इक्विटी हाइब्रिड फंड, ऐसे फंड्स में मॉडरेट रिस्क कैपिटल वाले इन्वेस्टर वहां पे निवेश कर सकते हैं। सुनील सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अब दो तरह के फंड हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गया, ईटीएफ हो गए, जिन्होंने अच्छा रिटर्न पिछले साल में दिखाया है। तो अभी जिस तरह की वॉलेटाइल सेशन है और बाजार का मूड जो है अभी डिसाइड नहीं हो रहा है, तो क्या आप कहेंगे कि पैसिवली फंड से आप जुड़े रहिए या एक्टिव फंड चुनने के लिए आप सलाह दे रहे हैं अभी? देखिए, पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स में फर्क होती है कि एक पैसिव फंड्स खाली बेंचमार्क या इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, whereas एक्टिव फंड्स देखते हैं कि कौन से स्टॉक बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और उनको चुनते हैं। उसके लिए वो एक्स्ट्रा एक चार्ज करते हैं। वो चार्ज करीबन 1.5% एक पैसिव फंड और एक्टिव फंड के बीच होता है, जिससे आपके एडवाइजर को उनकी फीस और जिसमें से मैनेजमेंट कंपनी की तनख्वाह और ये सब पेमेंट होती है। तो ये एक्सपर्टीज के लिए ही वो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। मगर पिछले साल में मैं मानता हूं कि पैसिव फंड्स ने एक्टिव फंड्स को बीट किया। इसका कारण यह है कि पिछले साल में एफआईआईज ने डोमिनेट किया था स्टॉक मार्केट को, और वो गिने चुने 10-15 स्टॉक को खरीद रहे थे बार बार, और ये कॉन्सेंट्रेटेड रैली के कारण एक बेंचमार्क के अंदर कुछ गिने चुने स्टॉक्स ने ही पूरा रिटर्न दिलवाया। वैसे एक फंड मैनेजर की बेसिस होती है कि मैं डाइवर्सिफाई करूं और एक्सपर्टीज एक 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में कौन सा स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है, उसको देखकर उसको चुन के मैं इन्वेस्ट करूं। तो ऐसी हालत में ये शॉर्ट टर्म में जो चीज हुआ वो एक स्पेसिफिक कारण के कारण हुआ कि एक सेफ्टी ओरिएंटेड लार्ज कैप में एफआईआईज ने निवेश किया। वो हालत बिल्कुल फ्यूचर में जारी नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अब कंसंट्रेशन से ब्रॉड बेस्ड रैली, अब लार्ज कैप खाली से लार्ज मिड और स्मॉल कैप की लैरी, अभी खाली लार्ज कैप फंड से फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड। तो ऐसी स्थिति में व्हेन ये ब्रॉड बेस करते हैं तो करीबन समझिए मार्केट में हजारों कंपनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, वहां से चुनते हैं फंड्स में स्टॉक्स को। फिर इंडेक्स में निफ्टी में 50 स्टॉक है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक है, तो बाहर का जो मौका है वो आप मिस कर सकते हैं अगर आपने खाली पैसिव में अपना पैसा लगाया। और ये 1.5% का जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो तो आसानी से लॉन्ग टर्म में 3 से 4% आपको अल्फा जिसको कहते हैं, यानी जो डिफरेंस इन रिटर्न बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव लॉन्ग टर्म में, उसको अल्फा कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि रिटर्न ऑफ द अल्फा अभी आने वाला है, तो मैं कहूंगा कि आप एक्टिवली मैनेज फंड्स में ही निवेश कीजिए। जो भी बहुत एक्स्ट्रा चार्ज उधर लगता है वो आसानी से कवर होकर आपको बेटर वेल्थ क्रिएशन का मौका आने वाले दिन में मिल सकता है। राइट, और आपके पास ज्यादा चॉइस करने के लिए होगा। इंडेक्स यानी आप केवल इंडेक्स को से फॉलो कर रहे हो, डोमेस्टिक स्टोरी जो कह रहे हैं सुनील सुब्रमण्यम वो उन्हें अच्छी लग रही है, इसीलिए अभी म्यूचुअल फंड में आप बने रहिए, टिके रहिए, वहां से निकलने का जल्दबाजी में फैसला नहीं कीजिए। थैंक यू सो मच सुनील सर, आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए। और जाहिर तौर पर सुनील जी की यही राय है कि अभी घबराना नहीं है, बाजार के उतार चढ़ाव में जल्दबाजी में निकलिए नहीं। हाँ, अगर आपको पैसे की जरूरत है, आई एम श्योर सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो शायद आप ये पैसा निकालेंगे अगर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है तो। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, आप अपने लिक्विडिटी को लेके कंफर्टेबल है, तो अभी अपने निवेश में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।